गुड मॉर्निंग बच्चों, साइंस गुरुजी में आपका स्वागत है। तो आज हम चैप्टर 1 क्लास 12th का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम आज पढ़ेंगे गाउस लॉ और उसका प्रूफ कि वो कैसे आया और कहाँ पे उसका कहाँ पे वो वैलिड होता है। सब कुछ उसके बारे में पढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देखें, ध्यान से देखें और अपने नोट्स ज़रूर बनाते रहें। ओके, सो गाउस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, कहता क्या है गाउस लॉ कि मेन कथन क्या है इसका गाउस लॉ का कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू ए क्लोज्ड फिगर या सरफेस ही बोल सकते हैं आप, ठीक है, इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स टू द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। क्या कह रहा है कि किसी भी सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस में उपस्थित चार्ज का 1/ε टाइम्स होता है। मतलब मान लीजिए कोई भी ये सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर Q चार्ज अवेलेबल है, तो इस सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी, ठीक है, तो इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने गुजरेंगे, फाई इज इक्वल टू Q/ε0। यह आपका फॉर्मूला होता है किसका, गाउस लॉ का, फाई इज इक्वल टू Q/ε0। क्लियर। तो अब देखिए हम बात करते हैं कि गाउस लॉ ये ही फॉर्मूला क्यों दिया, इसके अलावा क्यों और कुछ क्यों नहीं दिया, इसको प्रूव करेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया। तो इसको हमने एक बार और प्रूव कर रखा है हमारी पिछली वीडियो में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ओके, देखो वापस मैं करवा देता हूं, प्रूफ ऑफ गाउस लॉ, गाउस लॉ का प्रूफ। देखिए क्या करता है वो प्रूफ के अंदर, उसने एक चार्ज लिया +Q और एक स्फीयर लिया, एक स्फीयर जिसके अंदर कितना चार्ज है, +Q चार्ज है। ओके, तो इस पूरे स्फीयर में से उसने फ्लक्स की वैल्यू काउंट करी। कैसे करी, उसने एक छोटा सा एक एरिया माना dA, जिसका एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सिमिलरली बाहर की तरफ होगी। ये E की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ और dA की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ। इसका रेडियस कितना है, R। तो इस छोटे से बॉक्स में से या इस छोटे से एरिया में से कितने फ्लक्स गुजरेंगे, अपना पुराना वाला फॉर्मूला d फाई इज इक्वल टू E.dA cos थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा किसके बीच का एंगल होता है, E के और एरिया वेक्टर के, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। सो E.dA cos 0 और cos 0 की वैल्यू आपकी 1 होती है, इसलिए d फाई इज इक्वल टू E.dA। क्लियर। इस छोटे से एरिया में से कितने फ्लक्स गुजरेंगे, E.dA। ओके, इस पॉइंट पे या इस एरिया पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा वो फाइंड करते हैं। E इज इक्वल टू, ओनली अपन को वैल्यू से मतलब है, 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है, R²। अब ये पूरा का पूरा जो सरफेस है, पूरा का पूरा जो स्फीयर है, ये इसी तरीके के छोटे छोटे dA एरिया से मिलके बना हुआ है। जैसे dA यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो इन सब dA का मैं क्या कर दूँ, ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास कंप्लीट स्फीयर के बारे में आ जाएगा कि कंप्लीट स्फीयर से। तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ d फाई इज इक्वल टू नेट फ्लक्स थ्रू कंप्लीट स्फीयर, ठीक है।
तो कंप्लीट स्फीयर से कितना फ्लक्स होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। डी फाई का इंटीग्रेशन करा, फाई आ गया, ई का वैल्यू बाहर आ गई और डी ए अंदर रह गया। ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ टी ए। कंप्लीट एरिया कितना होता है, स्फीयर है तो स्फीयर का कंप्लीट एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। सो कंप्लीट स्फीयर में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, फाई इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आ गया, यही आपका क्या था, गॉसियन सरफेस था। मान लीजिए ये पूरा का पूरा स्फीयर किसी मीडियम का बना हुआ है, किसी यहाँ पे एयर या वैक्यूम के अलावा और कोई मीडियम रखा हुआ है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी या डाई या क्या कहते हैं तो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी मान लीजिए आपकी k है, तो वहाँ पे फाई की वैल्यू क्या आएगी, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट k, वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। यदि यहाँ पे एयर की जगह और कोई सा मीडियम आता है तो आपके पास क्या आएगा, इसके परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसकी पूरी लिंक, उसके लिंक में जाकर आप पूरी वीडियो देख सकते हैं कि परमिटिविटी या रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। ठीक है, उसके बारे में हमने आपको डिस्क्राइब से बताया हुआ है। अब देखो, इसके बाद हम बात करते हैं गाउसियन सरफेस की, कि गाउसियन सरफेस क्या होता है। ठीक है, सॉरी पहले मैं एक टॉपिक और क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। तो आपका मान लीजिए यहाँ पे क्या था, आपका जो स्फीयर था उसकी रेडियस r थी। अब मैंने इसी स्फीयर की मैंने एक दूसरा स्फीयर माना जिसके ऊपर सेम चार्ज रखा q, ये भी पॉजिटिव है, और इसकी रेडियस मैंने क्या कर दी r/2। तो इसके फ्लक्स में क्या चेंजमेंट होगी, तो नॉर्मली आप सोचोगे कि r है, साइज बड़ा है, साइज छोटा हो गया। ठीक है, इसको मैं बड़ा साइज बना देता हूं, ये r है, ये r/2 है। क्लियर, तो अब आपको क्या लगेगा कि इसमें से ज्यादा फ्लक्स गुजरेंगे, इसमें से कम फ्लक्स गुजरेंगे। निकाल के देखते हैं। इसकी रेडियस r है, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सो फाई इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर। फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए ये आया, अपन ने निकाला ही था अभी। इसके लिए निकालते हैं E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। फाई निकालते हैं, वैल्यू पुट करेंगे E की रखेंगे पहले मल्टीप्लाई E डॉट डी ए कितना आएगा इसका, 4 पाई आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या दोनों में थोड़ा सा अंतर है? नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्लक्स रहते हैं वो कभी भी साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। चाहे आप क्यू चार्ज का एक छोटे साइज का स्फीयर ले लीजिए, चाहे आप बड़े साइज का स्फीयर ले लीजिए, वहाँ पे जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगी, ना कि उसके साइज पे। बात करते हैं शेप की। तो मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल शेप है, ये आपका स्क्वायर शेप है, ठीक है, या ये कोन है, क्लोज फिगर होना चाहिए, ठीक है, कोन है, और ये आपका क्यूब है। इसके अंदर क्यू चार्ज है, इसके अंदर भी क्यू चार्ज है। तो क्या दोनों के अंदर फ्लक्स अलग अलग होंगे? क्या नहीं होंगे, दोनों के अंदर चार्ज वही है क्यू। तो वापस फाई की वैल्यू क्या आएगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब है कि फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन साइज एंड शेप ऑफ द क्लोज सरफेस।
किसी भी क्लोज सरफेस का साइज और शेप उसके अंदर से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इफेक्ट नहीं करता है। चाहे शेप साइज अलग अलग हो लेकिन चार्ज इक्वल है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। समझ में आया? नोट कर लीजिए आप। देखो अब बात करते हैं गाउसियन सरफेस की। गाउसियन सरफेस भाई सर नाम से पता चल रहा है क्या क्या होगा गाउसियन सरफेस की, जी गाउसियन सरफेस। ओहो गाउसियन सरफेस का सर नाम तो अच्छा है, समझ में बैठ रहा है, थोड़ा थोड़ा क्लियर कर दो। क्लियर करा तो गाउसियन सरफेस क्या होगा भाई, गाउसियन सरफेस वो सरफेस होगा जो गाउस के लॉ को फॉलो करे। ठीक है, गाउसियन सरफेस वो सरफेस होगा जो गाउस के लॉ को फॉलो करे। देखो जैसे कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज सर कैसे पहचानेंगे गाउसियन सरफेस है, तो किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए किसको काम मिले थे, प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेस या प्रॉपर्टीज ऑफ गाउसियन सरफेस। पहली प्रॉपर्टी, इट मस्ट बी क्लोज्ड। पहली प्रॉपर्टी ये बंद होना चाहिए पूरे तरीके से, खुला हुआ नहीं होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। सेकंड क्या, इट शुड बी सिमेट्रिकल। इट शुड बी सिमेट्रिकल। ये कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना। शुड भी होना, शुड भी मतलब भाई सिमेट्रिकल होगा तो बहुत अच्छा होगा। सलाह दी है इसने, एडवाइस किया है कि सिमेट्रिकल होना चाहिए। यदि नॉन सिमेट्रिकल भी है तब भी हो जाएगा, होने को गाउस लॉ फॉलो करेगा, लेकिन वहाँ पे कैलकुलेशन बहुत हाई होगी और कैलकुलेशन हाई होने के कारण आपको आपके वो टॉपिक इंक्लूड नहीं किया गया आपके सिलेबस में। आप बस सिंपल जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में ही पढ़ेंगे और इतना ही समझिए आप कि सिमेट्रिकल होना चाहिए। ओनली हायर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के कारण आपको नॉन सिमेट्रिकल फिगर्स आपके इंक्लूड नहीं करी हैं। थर्ड, डायरेक्शन ऑफ ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी मीन्स या ए क्या, एरिया वेक्टर शुड बी 0 डिग्री और 90 डिग्री। मतलब कि E और A के बीच में डायरेक्शन आप 0 डिग्री या 90 डिग्री ही लेंगे मैक्सिमम, इसके अलावा और कुछ नहीं लेंगे। अगेन वही बात, पॉसिबल है, हो जाएगा गाउस लॉ, लेकिन हायर कैलकुलेशन के कारण अगेन ये अलग जो एंगल्स रहेंगे 0 के अलावा और 90 के अलावा, वो एंगल्स आपके इंक्लूड नहीं कर रखे हैं सिलेबस में। फोर्थ क्या, द वैल्यू ऑफ E vector should be equal at all points of surface। बस सरफेस के सभी पॉइंट्स पे E की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, बढ़नी घटनी नहीं चाहिए। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ गाउसियन सरफेस। गाउसियन सरफेस की प्रॉपर्टीज कैसे पहचानेंगे आप गाउसियन सरफेस को, क्लियर। अब बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की। ओके, सो कुछ न्यूमेरिकल्स जैसे मैं देता हूं आपको, ये कोई क्यू चार्ज है, यहां पे ये L लेंथ है, फाइंड नेट फ्लक्स, इसमें से कितने फ्लक्स जाएंगे वो आपको फाइंड करना है। तो मैंने अभी आपको गाउसियन सरफेस के लिए एक चीज़ बताई थी क्या, कि वो सिमेट्रिकल होना चाहिए और क्लोज्ड होना चाहिए। सिमेट्रिकल हो जाएगा ये, सिमेट्रिकल मतलब जिसका लेफ्ट साइड और राइट साइड या दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखे तो एक दूसरे को कवर कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो इसको क्लोज फिगर बनाने के लिए और सिमेट्रिकल भी रखने के लिए मैंने क्या करा, एक सिमिलर सेम साइज का ऊपर की तरफ ही एक सरफेस बना दिया, जिससे ये क्लोज्ड फिगर हो गया, क्लोज्ड हो गया, और साथ ही साथ सिमेट्री भी हो गई। ओके, अब देखिए, अब इस पूरे फिगर में से फाई की वैल्यू कितनी होगी, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो अपन को चाहिए कितना, आधा ही चाहिए, तो फाई इसको कंप्लीट मान लो, इसको हाफ मान लो, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, कोई डाउट?
नहीं। देखिए अब एक और दिखा देता हूँ, एक और समझा देता हूँ। सिंपल से न्यूमेरिकल्स आएंगे। एप्लीकेशंस जो रहेंगे इसके गाउस लॉ के, वो थोड़े से आपको हार्ड होंगे, लेकिन उनको अपन सिंपल कर लेंगे, टेंशन मत लेना उनके बारे में। तो यदि मान लीजिए मैं आपको एक और सरफेस देता हूँ, ये कोई हेमीस्फीयर है जिसके ऊपर क्यू चार्ज है और ये ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, देखिए इसको सबसे पहले बंद करूंगा तो सिमेट्री का ध्यान रखते हुए बंद करूंगा, क्लियर। अब टोटल स्फीयर में से फाई थ्रो स्फीयर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई थ्रो हेमीस्फीयर तो आधा कर दूंगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, सो इस तरीके से आपके गाउस का लॉ कंप्लीट होता है, गाउस लॉ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ पढ़ेंगे। गाउस लॉ से रिलेटेड कुछ सरफेसों के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे और उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, हम भी खुश हों थोड़ा सा। थैंक यू, बाय बाय, टेक